जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से उसको देख लेते हैं। तो इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो के अंत में अपना राय जरूर भेजें। तो बताइएगा आप लोग, आज जो दिया गया था होमवर्क में भारत के प्रमुख दर्रे के बारे में दिया गया था। तो बताइएगा आप लोग, काराकोरम दर्रा जो है यह कहाँ हो जाएगा? लद्दाख, जो कि अभी कारगिल क्षेत्र जो है, ठीक है, वहाँ हो जाएगा। कारगिल लद्दाख का एक जिला है और यह जो है काराकोरम श्रेणी में है और भारत चीन सीमा पर स्थित है। चलिए, जो जिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में होगा और यह जास्कर श्रेणी में है। जास्कर श्रेणी में ऊपर से 3 श्रेणियां समानांतर है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो नीचे वाले श्रेणी में है यह कौन सा दर्रा हो जाएगा? जोजिला दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में और यह पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। बहुत अच्छा। फोटुला दर्रा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। फोटुला कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में। खारदुंगला लद्दाख। लिपुलेख उत्तराखंड। लिपुलेख उत्तराखंड हो जाएगा। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। मंगसा धुरा दर्रा उत्तराखंड और यहाँ कुमायूं श्रेणी में। तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? कुमायूं श्रेणी में हो जाएगा। चलिए, पीर पंजाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में किस पहाड़ी पर जाएगा? पीर पंजाल श्रेणी पे। लिए सिपकिला दर्रा कहाँ जाएगा? हिमाचल में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में और यह जो है लाहौल स्पीति जो जिला है वहाँ का लाहौल, वहाँ हो जाएगा। बारालाचा ला दर्रा, लद्दाखी भाषा में ला का मतलब दर्रा होता है, ठीक है। चलिए, हिमाचल में ही हो जाएगा, तिब्बती में होता है, ठीक है। तो आसपास का क्षेत्र जो होगा वहाँ पे थोड़ा बहुत भाषा तिब्बती जैसे बोला जाता है। माना दर्रा कहाँ जाएगा? उत्तरा। नीति दर्रा उत्तराखंड। नाथुला दर्रा सिक्किम में। जेलेपला दर्रा कहाँ जाएगा? सिक्किम में। और यह जो है तीस्ता नदी के द्वारा जो है सो बनाया गया है और सिक्किम भूटान को यह जोड़ता है। बोम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। बोम्बाडिला अरुणाचल प्रदेश। दिहंग दर्रा अरुणाचल प्रदेश। यंग्याप दर्रा अरुणाचल हो जाएगा। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तुजू दर्रा मणिपुर। पांगसांड दर्रा अरुणाचल हो जाएगा। थालघाट महाराष्ट्र में जाएगा, जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है और यह पश्चिमी घाटी में स्थित है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है यह और यह मुंबई पुणे को जोड़ता है। भोर मुंबई पुणे, ठीक है। भोरघाट मुंबई पुणे। चलिए, पालघाट दर्रा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु केरल। मुना थाली था, मुना थाली में खाता है। पालघाट या पलक्काड दर्रा यह केरल राज्य में है और यह केरल को तमिलनाडु एवं कर्नाटक से जोड़ता है। चलिए, भांगला दर्रा कहाँ जाएगा? उत्तराखंड में। कुछ नए नए दर्रे हैं जो कि ध्यान रखिएगा आप लोग। सेनकोट्टा दर्रा केरल में और यह इलायची की पहाड़ी पे है। कहाँ हो जाएगा? इलायची की पहाड़ी पे। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश और यह सतपुड़ा की श्रेणी में आता है, ठीक है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़ी हो जाएगा। चलिए, अंबा घाट दर्रा महाराष्ट्र में सादरी पर्वत पे। एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में। एलिफेंटा कहाँ जाएगा? श्रीलंका में हो जाएगा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर लद्दाख श्रेणी में। चांगला दर्रा लद्दाख में। चांगला। पेंगंगसो दर्रा पटकाई की पहाड़ी में हो जाएगा और यह भारत और म्यांमार को जोड़ने वाली लेडो रोड गुजरती है यहीं से। लेडो रोड यहीं से गुजरती है। और अब जो है भारत के प्रमुख शिखर में श्रेणियां, तो बताइएगा आप लोग। नंगा पर्वत जो है किस श्रेणी का भाग है? हिमालय का। गॉडविन आइंस्टीन काराकोरम का। नंदा देवी
बृहत हिमालय, ठीक है। कंचनजंगा ये केटू बृहत हिमालय, नामचा बड़वा बृहत हिमालय। दुनिया की सबसे 10 ऊंची चोटी जो है हिमालय के अंतर्गत ही आती है और वह बृहत हिमालय हो जाएगा। नंगा पर्वत की स्थिति क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर वर्तमान पीओके और वर्तमान लद्दाख हो जाएगा। पीओके क्या हो जाएगा? अभी लद्दाख का हिस्सा हो जाएगा। गुरु शिखर कहाँ हो जाएगा? अरावली की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगा? और माउंट एवरेस्ट जो है यह हिमालय का जो है सो सर्वोच्च चोटी हो जाएगा। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सा जाएगा? अमरकंटक। सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी। नीलगिरी की दोदा बेटा। पूर्वी घाट पहाड़ी की महेंद्रगिरी, ठीक है। देवमाली जो है किस राज्य में जाएगा? उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में। कल पढ़े थे हम लोग। चलिए, डलहौजी जो पर्यटन नगर है कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। डलहौजी कहाँ हो जाएगा? रानीखेत उत्तराखंड। और पहलगांव जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे अल्मोड़ा उत्तराखंड। नंदी हिल्स कर्नाटक में। रांची झारखंड। मनाली कुल्लू मनाली हिमाचल हो जाएगा। गंगटोक सिक्किम। कुन्नूर तमिलनाडु। ये सभी पर्वतीय नगर हैं और पर्यटन स्थल भी हैं ये सभी, ठीक है। नैनीताल उत्तराखंड। गर्मी में भी वहाँ सर्दी होता है, ठीक है। गाना सुने होंगे आप लोग। चलिए, मंसूरी उत्तराखंड। डलहौजी हिमाचल। लैंसडाउन उत्तराखंड। कोडाई कनाल तमिलनाडु। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। पहलगांव फेमस जगह है यह, ठीक है। चलिए, शिमला हिमाचल प्रदेश। ऊटी तमिलनाडु। ऊटी तमिलनाडु में। गुलमर्ग सोनमर्ग, ठीक है। चलिए, आज जो दिया गया था होमवर्क ज्योग्राफी में यही खत्म होता है। कल आप लोग भारत की जलवायु है सो आप लोग पढ़ के आइएगा। और आप लोग भी इस वीडियो का टास्क प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल के होम पेज पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दे दिया गया, वहां जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आगे जो दिया गया था हिस्ट्री में पढ़ना था हम लोग को। मध्यकालीन भारत में जो विदेशी यात्री भारत आए थे उनके बारे में पढ़ना था। बताइएगा, अल बरूनी जो है यह फारस का था। कहाँ का था यह? फारस का। और फारस से आया था। अल बरूनी उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था। कहाँ पैदा हुआ था यह? उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ था और 13 साल बिताए थे यह, ठीक है, भारत में। और इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या था? तहकीक ए हिंद मा लिल हिंद, ठीक है। और यह इस्लामिक दार्शनिक था, ठीक है। और 1024 में यह जो सो भारत आया था और 13 वर्ष तक भारत में रहा था। इब्न बतूता जो था कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। और यह जो है एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, प्रीवियस ईयर सभी एग्जामों में कई बार पूछ चुका है। इब्न बतूता जो था कहाँ का यात्री था? यह मोरक्को का यात्री था। और यह पहला ऐसा यात्री था जिसने अपने समय के सभी मुस्लिम शासकों के क्षेत्र का दौरा किया था, ठीक है। अफ्रीका, दक्षिण यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व दक्षिण एशिया, मलेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और चीन की यात्रा किया था, ठीक है। लगभग अपने शासनकाल के सभी मुस्लिम शासकों का यह दौरा किया था। यह मार्को पोलो कहाँ यात्री था? यह इटली का। मार्को पोलो इटली का यात्री था। और यह मार्को पोलो सबसे प्रसिद्ध यात्री माना जाता है, ठीक है। और यह जो है किसके द्वारा बनाया था? किसने नहीं होगा, डोमिंगो पायस आया था। किसने बनाया था? 1288 में आया था। और विजयनगर समाज का स्थापना ही 1326 में हुआ था, 36 में हुआ था। तो कहाँ से आएगा ये?
चलिए, उसमें आया था डोमिंगो पायस आया था, ठीक है, डोमिंगो पायस आया था। बताइएगा, निकोलो कांटी, यह जो था सो इटली का ये यात्री था, और यह देवराय प्रथम के कालकाल में आया था, ठीक है। अब्दुल रज्जाक, यह जो था सो फारस का निवासी था, और विजयनगर साम्राज्य में देवराय द्वितीय काल में आया था यह, ठीक है। चलिए, सर थॉमस रो, जहांगीर के काल में आया था, और यह इंग्लैंड का यात्री था, और यह 1615 में भारत आया था, और 19 तक यह रहा था। 4 साल यह भारत में रहा था, जहांगीर के शासनकाल में यह रहा था। डोमिंगो पायस, यह पुर्तगाली यात्री था, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। बर्नियर, फ्रांसीसी यात्री था, बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था, और औरंगजेब और शाहजहां के काल में यह जो है सो भारत में रहा था। पीटर मुंडी, यह एक यूरोपीय दार्शनिक था, और यह जो है शाहजहां के काल में भारत आया था। विदेशी यात्रियों का जो वर्णन है यहीं पे खत्म होता है, और आगे जो है हम लोग को पढ़ना था मध्यकालीन विविध तथ्य, जो था इतिहास की प्रमुख पुस्तकें। तो कुछ मुख्य पुस्तकें हैं, उसके नाम बोलते हैं आप लोग, उसके लेखक का नाम और किसके काल से संबंधित था यह, या किसके बारे में बना था उसके बारे में बताइएगा आप लोग। चचनामा मोहम्मद अली अहमद हो जाएगा, और यह मोहम्मद बिन कासिम का इतिहास जो सो लिखा था। भारत पर प्रथम जो है सो मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। चलिए, आगे जो है तहकीक ए हिंद किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था, जो कि 1024 में भारत आया था, और 13 वर्ष तक यह भारत में रहा था। और उस समय शासक कौन थे? महमूद गजनबी के काल में यह जो सो आया था। अल बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फारूकी, यह 4 जो यात्री थे महमूद गजनबी के काल में भारत आए थे। इसका एक ट्रिक था फूफा, FUFA, फिरदौसी, उतबी, फारूकी और अलबरूनी, ठीक है, FUFA, फूफा। फूफा आए थे कहाँ? महमूद गजनबी के समय में, ठीक है, फूफा आए महमूद गजनबी के समय में। चलिए, आगे जो है तबकात ए नासिरी, मिनहाज अल सियाज लिखा था। तारीख है फिरोज शाही किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने। फुतूहत फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक लिखा था। आगे है तारिक मुबारक शाही, यहाँ बिन अहमद सरहिंदी लिखा था, ठीक है। रेहला कौन लिखा था? इब्न बतूता। यह भी पुस्तक जो है कई बार एग्जाम में पूछ चुका, और यह तुगलक कालीन जो है इतिहास था, इससे यह इब्न बतूता का लिखा रेहला। चलिए, जाफरनामा कौन लिखे थे? शराफ अल-दीन अली यजदी, ठीक है। और तैमूर की जीवनी था इसमें। तैमूर जो है सो भारत आक्रमण कब किया था? 1398 के आसपास था कुछ, तो देख लीजिए। तो तैमूर लंग का भारत आक्रमण कब हुआ था? तैमूर लंग का भारत आक्रमण कब हुआ था? ये 1398 ईस्वी में। 98 ही है, ठीक है, ठीक ही बोल रहे थे। तारिक ए मुहम्मदी किसने लिखा था? मोहम्मद बिहमद खान ने, मोहम्मद बिहमद खान ने। और रागमाला किसने लिखा था? पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल ने। चलिए, और भी पुस्तक है कि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। कल जो है आप लोग को पढ़ना है सल्तनत कालीन प्रमुख इमारतें व निर्माण करता, ठीक है। दिल्ली सल्तनत जो निर्माण किया गया था उसके बारे में पढ़ना है। तो आगे जो दिया गया था होमवर्क आप लोग को केमिस्ट्री में दिया गया था, गैस के बारे में तो बताइएगा आप लोग। पेट्रोलियम पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? प्रभाजी आसवन द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा। और फिटकिरी को कैसे अलग करते हैं? क्रिस्टलीकरण द्वारा, क्रिस्टलीकरण द्वारा।
वर्ण विक्षेपण तो क्या करते हैं, रंगों का अलग करते हैं, नशीले पदार्थ का भी अलग करने में यह सहायक होता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सा हो जाएगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और यह बोस और आइंस्टीन वैज्ञानिक के नाम पर ही रखा गया था। चलिए, ठोस से सीधा गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, आयोडीन। चलिए, कौन सा विलयन जो होता है वह टिंडल प्रभाव दिखाता है, कोलाइडी विलयन। बहुत अच्छा। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तत्व और यौगिक। तत्व के कितने प्रकार हो जाएंगे, तीन प्रकार, धातु, अधातु, उपधातु, ठीक है। यौगिक के कितने प्रकार होंगे, दो प्रकार, कार्बनिक और अकार्बनिक। बहुत अच्छा। चलिए, चार्ल्स का नियम क्या था, नियत ताप पर, नियत दाब पे, नियत दाब पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती T। V फॉर आयतन और T फॉर टेम्परेचर। जहाँ पे इसमें नियत दाब होता था, नियत दाब मतलब दाब क्या था, कांस्टेंट था। बॉयल का नियम क्या था, नियत ताप पे था, नियत ताप, ठीक है। बॉयल नाम से ही है, बॉयल कर दिया है उसको, ताप, ठीक है, नियत ताप पे हो जाएगा। गैलुसेक का नियम जो था सो गैलुसेक नियत गैस पे था, ठीक है। आयतन हो जाएगा इसमें, गैस का नियम दिया था यह गैलुसेक। ऐसे तीनों गैस की निश्चित मात्रा का ही था। गैलुसेक जो था सो नियत आयतन पे था, नियत आयतन पे। एवोगाद्रो क्या था, समान ताप पर तथा दाब पर सभी गैस का समान आयतन एवं अणुओं की संख्या समान होती है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी का गंध कैसा होता है, एलपीजी गंधहीन होता है। उसमें गंध के लिए क्या मिलाते हैं, मिथाइल मरकप्टेन। क्या मिलाते हैं, मिथाइल मरकप्टेन, ठीक है। उधर चल गए। चलिए, मिथाइल आइसोसाइनेट जो था MIC का हिसाब कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984। और इसीलिए 3 दिसंबर क्या मनाते हैं, रसायन प्रदूषण दिवस, ठीक है। मस्टर्ड गैस जो होता है एक विषैली गैस है और इसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था, ठीक है। चलिए, आंसू गैस को क्या बोलते हैं, क्लोरोएसिटोफिनोन, ठीक है। पुलिस भगाने के लिए किया, और इसका उपयोग जो है पुलिस के द्वारा भीड़ को भगाने के लिए किया जाता है। लाफिंग गैस क्या होता है, हंसाने वाली गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ऑपरेशन के दौरान जो चलिए, फॉस्जीन गैस क्या हो जाएगा, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, CH3। अत्यंत अस्थायी होता है, यह प्रकाश या वायु की उपस्थिति में तुरंत अपघटित हो जाता है, अतः इसे रंगीन बोतलों में बंद करके रखते हैं। क्लोरोफॉर्म कहाँ रखते हैं, रंगीन बोतलों में। और यह जो होता है बेहोश करने वाला गैस है। कौन सा गैस, फॉस्जीन, या फिर क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। चलिए, फॉस्फिन क्या होता है, PH3। जहाज द्वारा समुद्र में अधिक दूरी तक चले जाने पर सिग्नल देने में, मूवी वगैरह हम देखे होंगे आप लोग, हॉलीवुड वाला मूवी में एक लाइट ऐसा गैस ऐसा निकालता है लाइट की तरह, क्या होता है वह, ये फॉस्फिन गैस ही होता है, PH3। और युद्ध के समय में धूम्रपट दिखाने में, ठीक है। चलिए आगे, CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड
संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और इसका मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन, जो कि 50% होता है। अन्य में एथेन एवं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है। एलपीजी का रिसाव में उस टाइम आप लोग बोलने में गलती किए थे, एथिल मरकैप्टेन होगा। क्या होगा? एथिल, मीथिल नहीं होगा। और एलपीजी जो होता है किसका मिश्रण है? यह ब्यूटेन और प्रोपेन का हो जाएगा। और ब्यूटेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H10, C4H10। देखिए इसमें जो हो जाएगा ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, पेंटेन, आइसोब्यूटेन आदि पाया जाता है, लेकिन सबका मात्रा क्या है? कम होता है। मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन 80 से 85% होता है। चलिए, ओजोन जो होता है गैस, इसका फॉर्मूला क्या होगा? O3। ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। गोबर गैस संयंत्र में कौन सा गैस बनता है? मीथेन गैस। चलिए, मार्स गैस किसे बोलते हैं? मीथेन को। दलदली भूमि से कौन सा गैस निकलता है? मीथेन गैस, मार्स गैस। अम्लीय वर्षा होता है, किसके ऑक्सीकरण होता है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। ठीक है, SO2 NO2। चलिए, कोल गैस क्या होता है? CO प्लस H2 प्लस में CH4। वाटर गैस किसे बोलते हैं? C प्लस में H2O। आगे है आर्गन, कैसा गैस है? नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस में कितना हो जाएगा? 6। ठीक, कौन कौन सा हो जाएगा? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है? निष्क्रिय गैस है। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? रैमजेन ने। किसने किया था? रैमजेन ने। हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए कौन सा गैस उपयोग करते हैं? हीलियम का। ठीक है, और यह अज्वलनशील भी होता है। और हीलियम का खोज किसने किया था? फ्रैंकलैंड एवं लॉकियर ने। फ्रैंकलैंड एवं लॉकियर ने किया था। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में किसका मिश्रण होता है ऑक्सीजन के साथ? ऑक्सीजन और हीलियम। गोताखोर जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्या उपयोग करता है? हीलियम का। चलिए, नियोन का उपयोग कहाँ होता है? विसर्जन लैंप, ट्यूबों में, प्रदीप्त बल्बों में, जैसे इसका विज्ञापन वाले पोस्टर आदि जो लाइट होता है उसमें क्या करता है? नियोन का प्रयोग करते हैं। आर्गन गैस को किसने किया था? रैमजेन ने। निष्क्रिय का रैमजेन ने किया था। चलिए, कौन सा अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में पाया जाता है? रेडॉन। क्या होता है? रेडॉन। और यह जो है कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी के रूप में इसका उपयोग करते हैं, रेडॉन का। चलिए, तो केमिस्ट्री में भी जो टास्क दिया गया था आज ये भी यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोग जो है सो आज आगे जो है सो कल जो है सो आप लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ के आइएगा, परमाणु संरचना के बारे में। आज का सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। और आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम लोग को सपोर्ट करते रहिए। और अपना राय जो है सो कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजें कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। काट लीजिए।